हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको बीएससी एमएससी से रिलेटेड फिजिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी टेट सीटेट एस्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पेपर 2 के एसएसटी का टॉपिक मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो बीएससी फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो एमएससी अगर आप फिजिक्स से करेंगे आगे तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक कर रही हूँ उसका नाम है 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स बाउंड टू ओरिजिन बाय अ फोर्स हैविंग कंपोनेंट के एक्स, के वाई, के जेड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, माइनस के एक्स एक्स, माइनस के वाई वाई, एंड क्या होते हैं, माइनस के जेड जेड होते हैं। जिसमें क्या है, के एक्स, के वाई, के जेड क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट है। के एक्स, के वाई, के जेड जो होता है वो होता है हमारा फोर्स कांस्टेंट। और एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग देयर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ, तो एक्स वाई जेड हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। ठीक है, तो अब इस फोर्स कांस्टेंट को हम एज अ फॉर्मूला लिखते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स एक्स, दिस इज इन सफिक्स, माइनस के वाई वाई, माइनस के जेड जेड। ठीक है, और के को हम क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब दिस इज के। ठीक है, तो इस के को हम एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट में हम लिख सकते हैं। इस के को हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में लिखते हैं। तो जब हम एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, के एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या है, एम ओमेगा। तो जब हम एक्स कॉम्पोनेंट के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर। और इस ओमेगा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 पाई न्यू एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर एम न्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब हम y कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो जहां पर x है वहां पर हमारा y हो जाएगा। तो एम ओमेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम 2 पाई न्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम न्यू वाई स्क्वायर। ऐसे ही अब हम z एक्सिस के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ओमेगा जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम 2 पाई न्यू जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2 पाई स्क्वायर एम न्यू जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तीनों इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है और ये आता ही आता है, 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इसे मिस करना चाह रहे हैं या अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इजी है और 16 मार्क्स में ये आता ही आता है। ठीक है, एमएससी में ये 16 मार्क्स में आता है और बीएससी में अगर आपको ये पेपर में आएगा तो 8 मार्क्स से कम में ये नहीं आ सकता है। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से जरूर पढ़ें। अब इसमें हमने क्या लिखा, न्यू एक्स न्यू वाई न्यू जेड लिखा है, तो ये क्या है हमारा, न्यू एक्स न्यू वाई एंड न्यू जेड इज द फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी of x y z component. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना है हमें, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, अब हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी
टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी को हम नॉर्मली V से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है 1/2, यहाँ पर kx का टर्म लेके चल रहे हैं तो kx होगा kx² प्लस 1/2 ky इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/2 kz इंटू जेड स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, वी विल यूज दिस इक्वेशन। ओके, using equation number 1 we got potential energy is equals to 4 pi square m/2। इसको हमने कॉमन ले लिया। ओके, इसमें सारे में क्या आ रहा था, 4 pi square m, 4 pi square m, और इसमें क्या आ रहा था 1/2। तो इसको हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, न्यू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस न्यू वाई स्क्वायर प्लस न्यू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम कर सकते हैं, इसमें बहुत से बहुत हम ये कर सकते हैं, 2 को इससे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई स्क्वायर m हो जाएगा हमारे पास। कट करने के बाद ये आ रही थी, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 मान लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन 3D, क्योंकि ये हमारा टॉपिक कौन सा टॉपिक है, ये हमारा 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अब स्क्रोडिंगर इक्वेशन आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है BSc में, तो अब हम लिखेंगे नाउ स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन 3D रिप्रेजेंट एज, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h कट स्क्वायर एंड देन e माइनस v इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 3। अब डेल स्क्वायर में हम क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर में हम यही लिखते हैं कि डेल स्क्वायर साई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म्स है हमारी वो आ जाएगी 2m/h कट स्क्वायर और e माइनस, और v वाली जो ये वाली टर्म है इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या निकलेगी, हमें क्या मिलेगी 2 पाई स्क्वायर m, और ये सारे टर्म लिख देंगे, न्यू एक्स स्क्वायर प्लस न्यू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस न्यू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ओके, इंटू साई इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारा क्या होता है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट साई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल जेड इंटू स्मॉल जेड। ओके, ये होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो इसको जो है हम कौन से अब हम इसको क्या करेंगे, दिस इज साई इज इक्वल्स टू एक्स वाई वाई और जेड जेड। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे ऑन दिस तो हमें मिलेगा कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई जेड, और कर्ली स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जब हम y के लिए करेंगे कर्ली वाई स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा एक्स जेड कर्ली स्क्वायर कैपिटल वाई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर। ऐसे ही अब हम z के लिए निकालते हैं तो कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई कर्ली स्क्वायर कैपिटल जेड अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर in small. Now we will divide both side by x y z. Both side divide by x y z. ये जो तीनों टर्म है कर्ली स्क्वायर साई अपन कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर साई अपन कर्ली वाई स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर साई अपन कर्ली जेड स्क्वायर, इस तीनों के बोथ साइड मीन्स इस साइड और इस साइड हम किससे डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से। तो हमें क्या मिलेगा 1/x कर्ली स्क्वायर एक्स अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, और उसके बाद क्या करेंगे हम इसको इससे डिवाइड करके
डिवाइड करके और उसके बाद इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. ओके, नाउ 1/y कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली y स्क्वायर प्लस 1/z कर्ली स्क्वायर कैपिटल Z अपॉन कर्ली स्मॉल z स्क्वायर. ठीक है, और उसके बाद इस वाले टर्म में हमारे पास क्या क्या थी, 2m अपॉन h कट स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर. और जब हम डिवाइड करेंगे x y z से तो हम ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं डिवाइड करके. अब हम क्या लिखेंगे, इसको 2 पाई स्क्वायर m न्यू एक्स स्क्वायर प्लस न्यू वाई स्क्वायर प्लस न्यू जेड स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर और इस साइड कर लिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड. नाउ अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे सेपरेटली लिखेंगे, अगर x टर्म के लिए हम इसको x वाले टर्म को एक साथ करके लिख लेंगे, y वाले टर्म को इसके अंदर वाले टर्म को हम एक साथ करके लिख लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा. जब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो x वाली टर्म के लिए ये हो गई. अब हम y वाले टर्म के लिए लिखेंगे, तो y वाली टर्म के लिए मैं इस साइड लिखती हूँ प्लस 1/y कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर माइनस 2 पाई m न्यू वाई इंटू वाई अपॉन h कट और सबका स्क्वायर. ऐसे ही z कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, तो 1/z कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली z स्क्वायर माइनस 2 पाई m न्यू z इंटू z अपॉन h कट इसका होल स्क्वायर. और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगी, 2me अपॉन h कट स्क्वायर, क्योंकि सबको हमने अंदर ले लिया था. और दिस ऑल इक्वेशन इज इक्वेशन 4. ओके, नाउ अब हम कह सकते हैं ऑल दीज टर्म्स आर सेपरेटली इंडिपेंडेंट. ओके, सेपरेटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सेपरेटली ये 0 हो सकते हैं. सो यहाँ पर एक पॉइंट जरूर लिखना है, all these terms are separately independent, so they can be separately 0. Okay, अब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी EX प्लस EY प्लस EZ, ये तीनों टर्म के लिए है. ये दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y एंड दिस इज फॉर z. ठीक है, जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे टोटल एनर्जी क्या होगी, E होगी. अब हम सेपरेटली 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही E थी, तो उसको x y z कंपोनेंट में भी हमें लिखना था. तो जब हम सेपरेटली लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तीनों को जैसे हम x कंपोनेंट के लिए लिखेंगे तो दिस विल इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये जो है ये तीनों के साथ जाएगी, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी. तो मैं x कंपोनेंट का आपको लिख के दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा. कर्ली स्क्वायर x अपॉन कर्ली x स्क्वायर. ओके, उसके बाद 2 पाई m न्यू एक्स इंटू एक्स अपॉन h कट का होल स्क्वायर और प्लस ये वाली टर्म आएगी 2m अपॉन h कट स्क्वायर एज इट इज, और e के जगह पे क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा, क्योंकि हम x कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं. और दिस विल इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सेपरेटली इंडिपेंडेंट है, सो इट विल बी इक्वल्स टू 0 इन सेपरेटली. तो अब हम y कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, तो कर्ली स्क्वायर y अपॉन कर्ली y स्क्वायर माइनस 2 पाई m न्यू y इंटू y अपॉन h कट स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर इंटू EY इज इक्वल्स टू 0. ऐसे ही हम z कंपोनेंट के लिए लिखेंगे, तो दिस इज फॉर z कंपोनेंट. ओके, अब हम इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, नाउ कर्ली स्क्वायर x अपॉन कर्ली x स्क्वायर. ठीक है, इसको जो है हम इस साइड लिख सकते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 2m अपॉन h कट स्क्वायर. ठीक है, नाउ
EX minus this term 2 pi square m nu x square into x square इज इक्वल्स टू 0। ये वाली x इस साइड आ गई और इसको जो है वो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये सारे टर्म स्क्वायर आ गए, तो हमें ये मिलेगा ऑन सॉल्विंग। ठीक है, अब हम y कंपोनेंट के लिए ऐसे ही लिखेंगे, y और z कंपोनेंट के लिए सेम होगा, जहां पर यहाँ पर x है वहां पर y आ जाएगा और इसको सॉल्व करके हमने यहाँ से सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और ये 2m अपॉन h स्क्वायर है, h कट स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, इसको हमने कॉमन ले लिया है तो हमारे पास ये बचेगी। ऐसे ही yz कंपोनेंट के लिए हम लिखेंगे, yz कंपोनेंट के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, y कंपोनेंट के लिए ये और z कंपोनेंट के लिए ये। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। अब इस तीनों को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, ये तीनों कैसे है, दिस इज सेम एज दैट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, जब हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निकालेंगे तो ऐसे ही निकलती है उसमें भी। सो अब हम एनर्जी टर्म निकालेंगे कि ये कैसे निकलेगी। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम एनर्जी कैसे निकालते थे, ऐसे यहाँ पर 3 डायमेंशनल के लिए निकालेंगे तो इसमें 3 टर्म आएगी, EX, EY, EZ, तो ये हो जाएगा NX प्लस 1/2 H कट ओमेगा x। ऐसे ही फॉर y कंपोनेंट दिस विल इक्वल्स टू NY प्लस 1/2 H कट ओमेगा y, and for z component it will become NZ plus 1/2 into H cut omega z. Now where NX, NY, NZ are non-negative integers, where NX, NY and NZ are non-negative integers. Okay, now total energy will be E is equals to EX plus EY plus EZ. So on putting the values of EX, EY, EZ, this will become E is equals to NX plus 1/2 H cut omega x plus 1/2 plus NY plus 1/2 H cut omega y plus NZ plus 1/2 and S cut omega z. Okay, this will be equals to equation 8. Now this is the case only when oscillator is anisotropic. Okay, now if oscillator, ये वाला जो केस है ये कब होगा, when oscillator is anisotropic. ओके, और हम कह सकते हैं नो सिमेट्री। अगर जब ऑसिलेटर आइसोट्रोपिक होगा, ओके, इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक हमें क्या मिलेगा, इट विल बिकम E इज इक्वल्स टू, आइसोट्रोपिक में हमारा क्या होता है, आइसोट्रोपिक में नॉर्मली हमारा होता है K इज इक्वल्स टू KX इज इक्वल्स टू KY इज इक्वल्स टू KZ। ऐसे ही ओमेगा लेंगे तो ओमेगा x इज इक्वल्स टू ओमेगा y इज इक्वल्स टू ओमेगा z। तो हमें E क्या मिल जाएगी, E इज इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी NX प्लस NY प्लस NZ और प्लस में टर्म आएगी 3/2 इंटू H कट ओमेगा। ओके, दिस इज द केस व्हेन oscillator is isotropic and this is equation 9. ठीक है, अब हम थोड़ा सा डीजेनरेसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि डीजेनरेसी क्या होता है, कैसे होता है। डीजेनरेसी में जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो क्या होता है, दिस स्टेट इज नॉन नेगेटिव, ना डीजेनरेसी। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय GN। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट, ओके, दिस स्टेट इज
this state is non-degenerate. नॉन डिजेनरेट होगा इसमें, तो NX NYZ क्या हो जाएगी, NX NY और NZ क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 H कट ओमेगा। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये 3-fold डिजेनरेट हो जाएगा, और इसमें कौन कौन से होंगे, psi 10, psi 010, psi 001, ओके, और E की वैल्यू हमारी क्या आएगी इसमें 5/2 H कट ओमेगा। नाउ we will talk about second excited state. This is 6-fold degenerate. ओके, और इसमें E की वैल्यू क्या होगी हमारी 7/2 H कट ओमेगा। ओके, तो इन जनरल हमारी डिजेनरेट क्या होगी, डिजेनरेसी क्या होगी, Gn is equals to 1/2 n+1 and n+2. ओके, दिस इज इन जनरल। नाउ अगर हम इसमें n की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू 0, हमारी Gn क्या होगी 1 हो जाएगी, जो कि कौन सी होगी psi 0 फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगी हमारी 3-fold होती है, इसमें कौन सी होगी 100 010 एंड psi 001, एंड फॉर n इज इक्वल्स टू 2 क्या होगी हमारी Gn इज इक्वल्स टू 6-fold होती है, 6-fold में कौन कौन सी आ जाएगी हमारी psi 200, psi 020, psi 002, psi 110, psi 011 एंड psi 101। ठीक है, ऐसे ही करके हम और भी n की वैल्यू जितनी हमें क्वेश्चन में अगर आ गई तो वो हम पुट करके डिजेनरेसी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर में कैसे वर्क करती है, उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके लिए हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यूज निकाली, उसके बाद एनर्जी की वैल्यू निकाली। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे वो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।